हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th साइंस से चैप्टर नंबर 1 लेंगे और ये केमिस्ट्री का पोर्शन है और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कोरोजन एंड रेसिडिटी। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो जैसे आप पानी उबालते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है, वेपर में चला जाता है। ओके। आप दूध से दही बनाते हैं, ठीक है, तो ये कौन से चेंज हो रहा है? बॉइलिंग वाटर है, वेपर में जा रहा है, ठीक है, उसे वापस ठंडा कर दोगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। तो ये कौन सा चेंज होता है? ये फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। चेंज हो रहा है, बॉइलिंग वाटर है, बॉइल करा, वेपर बन गया, वेपर को ठंडा करा, वापस लिक्विड फॉर्म में आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? दूध से आप कर्ड बना रहे हैं, मगर कर्ड से वापस दूध नहीं बना सकते। तो ये है केमिकल चेंज, आसान भाषा में, है ना। टाइप ऑफ चेंजेस: फिजिकल चेंज, चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स, है ना। स्टेट जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे लिक्विड से वेपर बना था और वेपर से वापस लिक्विड बन गया, तो चेंज इन स्टेट हो गया। बट नो न्यू सब्सटेंस, चेंज तो स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, मगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, ठीक है। उसे रिवर्स किया जा सकता है आसानी से, जैसे एग्जांपल दिया हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसके बाद हमारे पास आएगा केमिकल चेंज। तो यहां पे क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज हुई? दूध से दही के अंदर, दूध का टेस्ट अलग, दही का टेस्ट अलग, along with change in shape, size and state changes। तो कर्ड के अंदर आपने देखा होगा थोड़ा सा स्टेट भी चेंज हुई है हमारी, है ना। थोड़ा लिक्विड था, थोड़ा गाढ़ा हो गया, है ना, सॉलिड टाइप हो गया। थोड़ा सा शेप के अंदर भी आपने देखा है चेंजेस। तो कुछ भी चेंज हो सकता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, ये ध्यान रखिएगा केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक चेंज है। अब इसके बाद आ जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है, तो केमिकल चेंज हो रहा है ना उसका। तो यहाँ पे बताया द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फॉर वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नई प्रॉपर्टी बन रही है, नया सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है, उसे बोल रहे हो आप केमिकल रिएक्शन प्रोसेस को। एग्जाम्पल वही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड का फॉर्मेशन। और वुड को बर्न करेंगे तो एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा, है ना। आपको वुड गर्म करें, मतलब जलाएंगे उसे, तो ब्लैक ब्लैक पूरा उड़ जाएगा, तो वो CO2 या CO बन के निकल जाएगा। इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता क्या है? तो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जैसे शुरुआत के अंदर एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम कहेंगे ए और बी को रिएक्टेंट्स, है ना, विच टेक पार्ट्स। और प्रोडक्ट क्या होगा? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो नया सब्सटेंस जो बन रहा है ना, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट और इन्हें कहेंगे हम रिएक्टेंट्स। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलेंगे तो और हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसके बाद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन है ये? कलर चेंज हो जाएगा, है ना, गैस इवॉल्व हो, टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाएगा, गर्म तो ठंडा, ठंडा तो गर्म। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो ये प्रिसिपिटेट अभी ये समझ लें कुछ गाढ़ी गाढ़ी चीज है ना। और चेंज इन स्टेट भी होगा, स्टेट चेंज हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। भाई ध्यान रखिए गया केमिकल रिएक्शन में कंपोजिशन चेंज होगी, ये जरूरी है, नया सब्सटेंस बनेगा।
केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये तो रिएक्शन होती है, ये इक्वेशन क्या होती है? तो मैथ्स की इक्वेशन देखिए ना आपने, बस वही है। तो यहाँ आप क्या है, ये है Na सोडियम, तो आप पूरा लिखोगे सोडियम। ये है क्लोरीन, पूरा लिखोगे क्लोरीन। और ये जो रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये पूरा लिखोगे। तो इस बड़ा सारा लिखने से अच्छा छोटा छोटा सिंबलिक फॉर्म में लिख से लेते हैं हम। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे तो आसान रहेगा। तो हमने सोडियम को Na लिख दिया, क्लोरीन को Cl2 लिख दिया और NaCl लिख दिया इसके प्रोडक्ट। तो इसे बोलते हैं इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जैसे एक्स वाई इस तरीके से मैथ्स की तरह आपने लिख ली तो केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये जो दोनों हैं वो क्या होंगे, रिएक्टेंट, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो बना हुआ है वो क्या होगा, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होगा, तो याद रखिएगा। हमने पहले पढ़ा था ना, ए प्लस बी और क्या आया था, ए बी। सही है। चलिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब एक्टिविटी बनाती है, तो यहाँ आपको क्या क्या चीजें दिख रही है वो आप सोचिए। देखिए यहाँ पे कुछ पकड़ रखा है इसके अंदर, ठीक है, एक्टिविटी 1 में। तो ये है मैग्नीशियम रिबन, है ना, मैग्नीशियम का रिबन है। यहाँ ये जो है ये है टोंग, है ना, टोंग बोलते हैं इसे, है ना, चिमटा, ठीक है, टोंग। ये जो है पूरा का पूरा ये क्या है, बर्नर है ना, ये बर्नर है, जैसे हमारा गैस होता है वैसा। अब ये जब जल रहा है तो यहाँ से देखिए ये छोटे 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 गिर रहा है, ये एशेस गिर रही है ना, और यहाँ हम कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, वॉच ग्लास बोलते हैं इसे, है ना, इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। ये सब टर्मिनोलॉजी आप याद करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो हो रहा है ये तो है मैग्नीशियम रिबन, और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जलने के बाद कुछ नई चीज बन गई जिसे बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर। और असली चीज होती है इसका ऑब्जर्वेशन, और असली चीज है कंक्लूजन, वो याद रखना है आपको। एम क्या है, टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो प्रोसीजर हमने क्या करा, हमने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करा। किससे क्लीन करा, सैंड पेपर से क्लीन करा। फिर हमने उसे टोंग से पकड़ा, ठीक है, एक तरफ से। और आपका बर्नर जो है ना, बंसन बर्नर बोलते हैं, बर्नर ये कैंडल से आपने उसको आगे कर दिया। तो होल्ड एक एक एंड के ऊपर हमने होल्ड कर दिया मैग्नीशियम को, और दूसरी तरफ से हमने फ्लेम के उधर लगा दिया उसे। अब अब आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, जलेगा वो। तो मैग्नीशियम रिबन जैसे ही जलता है तो वैसे क्या होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम होती है एकदम चकाचौंध करने वाली, है ना, वैसा फ्लेम निकलेगी और व्हाइट ऐश गिर जाएगी, जो हमने देख रखा है यहाँ पे। तो ये व्हाइट पाउडर जो होता है ना उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन। इसके बाद हमने उस ऐश को वॉच ग्लास में ले लिया। अब असली चीज आई कंक्लूजन, जिसे याद रखना है आपको। ये तो ऑब्जर्वेशन है, याद हो जाएगा। कंक्लूजन को जरूर याद रखना है, ऑब्जर्वेशन भी याद रखें तो बहुत अच्छा है। कंक्लूजन क्या है, इट इज क्लियर दैट मैग्नीशियम बर्न एंड चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस। तो न्यू सब्सटेंस चेंज हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सही है। तो अब कंबशन हुआ इसका, बेसिकली जला ही है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन हीटेड इन द फ्लेम इट अंडरगोस कंबशन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेते है ना, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चीज हुई है, कंबशन हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई है, जला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब इसे लिखोगे कैसे आप, Mg प्लस O2, MgO, ये बन जाएगा। अब ये जो टू टू ये लगा रखा है ना, ये क्यों लगा रखा है, ये बैलेंस करने के लिए लगा रखा है। जैसे तराजू होता है ना, उसमें बैलेंस सही होना चाहिए, ऐसा होगा तो सही नहीं लगेगा, है ना, ऐसा होगा तो बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ बैलेंसिंग आती है कि भाई यहाँ कितने एमजी हैं, यहाँ 1 mg है, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 लगा देंगे तो 2 mg हो गया, और यहाँ 2O। तो यहाँ भी O2 है, यहाँ भी ये है। अब यहाँ पे mg की कमी थी, है ना, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। तो यहाँ क्या हो गया,
Mgb2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ भी Mg2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये बैलेंसिंग कहते हैं, ये हम धीरे धीरे आगे सीखते जाएंगे और बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये याद हो गई होगी एक्टिविटी 1 आपको आई, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 2, तो इसे देख के आपको क्या लग रहा है? इसे देख के ये लग रहा है कि आपने इन दोनों को मिलाया और ऐसा कुछ बन गया, तो ये प्रेसिपिटेट बन गया, पीला पीला। तो क्या क्या चीज हो रही है ये देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एम क्या है? तो ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये है प्रेसिपिटेट बेसिकली व्हेन सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट क्या है? ये रहा लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। तो ये एम है हमारा ऑब्जर्व करने का। तो एम आ गया। प्रोसीजर क्या होगा? हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उन्हें क्लीन कर लेंगे, एक के अंदर सॉल्यूशन ए डालेंगे, लीड नाइट्रेट डाल देंगे, एक में बी टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे? धीरे धीरे ड्रॉपर से पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे ही मिक्स करेंगे तो कैसा फॉर्म हो जाएगा? ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो हमने क्या करा ऑब्जर्वेशन में? ए येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म इन टेस्ट ट्यूब ए व्हेन सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। तो येलो प्रेसिपिटेट कुछ बन जाएगा, है ना। द येलो प्रेसिपिटेट इज द प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। तो ये जो है प्रेसिपिटेट बना है वो लीड आयोडाइड का बना है। तो हमने कंक्लूजन में लिखा ऑन मिक्सिंग lead nitrate and potassium iodide yellow color precipitate of lead iodide is obtained। तो सिंपल सा कंक्लूजन आ गया। अब इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमेशा। तो आपके पास लीड नाइट्रेट था, आपके पास पोटेशियम आयोडाइड था, ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बन गया? येलो कलर का क्या बन गया? क्या बन गया? लीड आयोडाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है ना आपने, लीड आयोडाइड ये बन गया। ठीक, और ये और 2KNO3 बन गया। मगर आपको लीड आयोडाइड के ऊपर फोकस क्यों है? क्योंकि येलो येलो दिख रहा है, इसके अंदर बाकी का पोर्शन ये 2KNO3। तो आपको ये याद रखना कि ऐसा ये दोनों मिले तो क्या हुआ। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं येलो प्रेसिपिटेट किस रिएक्शन में, लिखिए रिएक्शन। ये सब चीजें याद रखना रहेगी। कंक्लूजन रिएक्शन, कंक्लूजन रिएक्शन, ये याद रखना है। ऑब्जर्वेशन याद करेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद एक्टिविटी 3 में आपको क्या दिख रहा है ना। पहले ये दिखने वाली चीजें पूछता हूँ कि ये फोटो देख के आपको क्या दिख रहा है। तो ये आ गई आपकी कॉनिकल फ्लास्क आती है ना, ट्रांसपेरेंट रहती है। यहाँ पे आपने कॉर्क लगा रखा है और यहाँ पे एक ट्यूब लगा रखी है। यहाँ पे से आपको क्या दिख रहा है? एक हाइड्रोजन गैस निकलती हुई इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये पानी पानी पानी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है। और ये क्या है? जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के टुकड़े दिख रहे हैं। तो ये देखते ही आपको पता चले अच्छा ये वो वाली रिएक्शन है जिसमें H2 गैस निकलती है। तो आप क्या करेंगे? एम क्या है? टू ऑब्जर्व एंड कंपेयर द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, H2SO4 से। तो इनसे रिएक्ट कराएंगे हम यहाँ पे। तो क्या होता है? तो आपने जिंक ग्रेन्यूल लिए कॉनिकल फ्लास्क के अंदर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, या फिर दो ले लें आप कॉनिकल फ्लास्क, एक में हाइड्रोक्लोरिक डाल दें, एक में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। और फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप देखेंगे टच करके कॉनिकल फ्लास्क को, तो देखेंगे टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया है ना, थोड़ा गरम गरम हो गया है। तो बोथ केसेस जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विद एसिड, दोनों एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या भेजेगा? H2 गैस, है ना, बबल फॉर्मेशन होंगे, यहाँ बबल्स बनेंगे, बन रहे हैं, और H2 गैस बाहर। ठीक है, तो और क्या होगा? इंक्रीज इन द टेम्परेचर होगा, इंडिकेट्स दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो जहां भी इंक्रीज होगा ना टेम्परेचर, तो वहां पे हाईली एक्सोथर्मिक बोलेंगे, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इनके रिएक्शन कैसे होगा? जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन ऊपर, जिंक H2SO4, है ना, जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होगा? ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन फिर ऊपर उड़ा देगा। ठीक है, तो ये याद करना है, कंक्लूजन में याद करना है। जिंक एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ऊपर भेज देता है, और हाइड्रोजन का टेस्ट पता ही है। यहाँ पे आप क्या करें? यहाँ पे एक माचिस की तीली लेके जाएंगे
तो जैसे यहाँ पे एक माचिस की तीली ले जाएंगे, यहाँ एक पॉपअप साउंड आएगा, है ना, पॉपअप साउंड आएगा और धमाके के साथ वो पॉपअप साउंड लगा, है ना, पॉप करके, और एकदम लाइट यूं जलेगी इस माचिस की, तो वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन ये देखेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? कंबाइन करना, कंबाइन करना, है ना, कंबाइन करना। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, it may defined as the chemical reaction in which two or more substance combine। ठीक है, combine से याद रखिएगा, combine to form a single substance, एक single substance बनाना है। ठीक है, under suitable condition। जैसे यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बना देंगे, तो इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? वाटर, H2O बना देगा। ठीक है, अच्छा ये क्यों लिख रखे हैं तो आपको पता ही है ना, इनके आगे ये लगा क्यों रखे हैं, ताकि ये बैलेंस रहे। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये जब कंबाइन करते हैं ना, तो क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी रिलीज होती है, तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन जनरल में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, तो इसे याद रख लीजिएगा, डेफिनेशन और एग्जांपल्स। इसके बाद आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्या? जिसके अंदर से हीट रिलीज होगी, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के अंदर आपने CH4 ले लिया और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ठीक, अब एक और चीज होती है जो एक्सोथर्मिक होती है, जो हमने पहले पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? बायोलॉजी वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ी थी, रेस्पिरेशन। तो ये हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं हम रेस्पिरेशन में, है ना, और वाटर और एनर्जी बनता है, तो एनर्जी मिलती है हमें यहाँ। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको याद रखिएगा, है ना। तो आई होप याद हो गया होगा, हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक। इसके बाद एक्टिविटी दी गई है आपको, यहाँ क्या क्या चीज दे रखी है आपको, यहाँ वाटर दे रखा है, ये बीकर है, ठीक, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। तो आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसे आप क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और फिर आपने धीरे 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 वाटर इसके अंदर ऐड करा। अब जैसे आप टच करेंगे ना बीकर को, तो आपको क्या लगेगा, आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा, है ना, बढ़ जाएगा टेम्परेचर। तो कंक्लूजन क्या निकालते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम। तो आपने, और क्या होगा, और रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हीट रिलीज करेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम बोल सकते हैं इसे, है ना, और वाटर से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, बनेगा स्लैक्ड लाइम, और इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और असली चीज क्या देगा? हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो ये एक्टिविटी आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर क्या बता देंगे, और असली चीज है रिएक्शन, याद रखिएगा कि क्या चीज किसे बोल रहे हैं, है ना, क्विक लाइम किसे बोल रहे हैं, स्लैग लाइम किसे बोल रहे हैं, ठीक है, और इनके साथ हीट कैसे निकलती है। तो ये याद रखिएगा रिएक्शन एक्टिविटी के साथ साथ। इसके बाद आती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, है ना। तो यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे आप देखेंगे वाटर है, वाटर डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना रहेगा ये। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, है ना, वन रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, तो डिकम्पोज हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है, तो हीट देनी पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा एंडोथर्मिक। तो याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, वन रिएक्टेंट टूटता है 2 या 2 से ज्यादा के अंदर, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा में टूटेगा तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये एक्टिविटी के अंदर
क्या दे रखा है, आप क्या करेंगे, फेरस सल्फेट लेंगे, है ना, यानी यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, फेरस सल्फेट लेंगे क्रिस्टल का, और आप इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आप क्या करेंगे, फेरस सल फेरस सल्फेट का कलर आप पहले से देख लेंगे कि क्या होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है थोड़ा सा, तो हीट करेंगे ना आप, जैसे हीट करेंगे बर्नर के ऊपर तो ऑब्जर्व करना रहेगा, तो आप देखेंगे फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो गया आपका हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड के अंदर, फेरिक ऑक्साइड में और स्मेल निकलेगी, क्या स्मेल निकली, SO2 और SO3 स्मेल निकल रही है। तो हुआ ये कंक्लूजन के अंदर, जो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल था ग्रीन कलर का, वो फेरिक ऑक्साइड में बन गया ब्राउन के अंदर। तो व्हेन फेरस सल्फेट फर्दर डिकम्पोज इट गिव ए रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन के अंदर हो गया, जिसे आप बोल रहे हो फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड याद रखिएगा, फेरस सल्फेट याद रखिएगा, और फ्यूम्स किसकी दे रहा है वो, सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड की, सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड की वो फ्यूम्स दे रहा है, तो इसे याद रखिएगा, है। एक्टिविटी के साथ रिएक्शन और कंक्लूजन याद होना चाहिए, और डायग्राम के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम रिमेम्बरेंस रहे, तो रिएक्शन जरूर याद रखिएगा, है ना। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन तो हो रहा है मगर थर्मल, थर्मल मतलब हीट, अगेन हीट, तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीटेड, तो हीट करेंगे उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, डिकम्पोजिशन में तो आता ही है, थर्मल बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसे लाइम स्टोन है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्विकलाइन के अंदर, है ना, क्विकलाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया और CO2 निकल गई, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन को हीट दे रहे हैं ना इसलिए, तो याद रखिएगा मगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो उसके अंदर डिफरेंस होता है ना। चलिए, एक्टिविटी 1.6 क्या बोल रही है, तो यहाँ देख के आपको क्या लग रहा है, बर्नर में टेस्ट ट्यूब गर्म कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट है और यहाँ कुछ ब्राउन फ्यूम्स उड़ रही हैं, तो 2 ग्राम्स लीड नाइट्रेट पाउडर यूज कर रहे हैं हम ट्यूब के अंदर, और टोंग से पकड़ रखा है, और हमने क्या ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, हम कंक्लूजन देखते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, हीटिंग लीड नाइट्रेट को, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स कब, लीड नाइट्रेट को हीट करने के ऊपर, और एक पंजेंट स्मेल, है ना, एकदम तीखी स्मेल, पंजेंट स्मेल इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और येलो रेसिड्यू बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो जमेगा ना वो येलो रेसिड्यू रहेगा, और वो रेसिड्यू रहेगा टेस्ट ट्यूब में, और जिसे कहोगे आप लीड मोनो ऑक्साइड, ठीक है। आप जब तक गर्म कर रहे हो ना तो रेडिश ब्राउन दिखेगा आपको यहाँ, मगर जैसे ये ठंडा होता है तो आपको येलो कलर दिखने लग जाएगा कोल्ड के अंदर, है ना, ठंडा होती। तो कंक्लूजन क्या निकाला आपने, ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, तो लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो आप क्या देखा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई, और बचा क्या आपके पास, लीड ऑक्साइड बचा, जो कि कौन से कलर का था, येलो कलर का, ठंडे होने पर, ठीक है, गर्म होने के ऊपर तो आपको पता है ब्राउन है, तो ये याद रखिएगा, ये भी क्या है, हीट से हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, तो आप क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी के अंदर कुछ आयंस के लिए NaCl मिला सकते हैं आप, है ना, वो सब चीजें मिला सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, पानी में करंट पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी लगा देंगे और पास करेंगे, तो एनोड, और ये है कैथोड, और यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगा देंगे, तो टेस्ट ट्यूब लगा दी, अब क्या होगा, ये बैटरी पास करा, करंट पास करा, तो करंट से हम पानी को तोड़ेंगे, कैसे तोड़े, वाटर आप टूट रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हुई, यहाँ इस एनोड के ऊपर आपको ऑक्सीजन मिल गई, और यहाँ कैथोड के ऊपर आपने हाइड्रोजन ले ली, ठीक है ना, तो ये करंट के थ्रू आप तोड़ सकते हैं, इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले सकते हैं, H2O को, मतलब वाटर को तोड़ सकते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से आप डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, डिकम्पोजिशन, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसमें हो क्या रहा है, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, डेफिनेशन कैसे देंगे आप, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरी आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल लैंग्वेज,
कंक्लूजन में क्या हुआ, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू वाटर इट ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस एट एनोड। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अब यहाँ पे आया फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या करा, इस एक्टिविटी के अंदर एक चाइना डिश लिया और सिल्वर क्लोराइड आपने पाउडर ले लिया, ये व्हाइट कलर का होता है शुरुआत के अंदर। अब क्या होता है, सनलाइट का एक्सपोजर दिया इसे, जैसे सनलाइट का एक्सपोजर दिया यहाँ पे सिर्फ सिल्वर बच जाएगी, ये हुआ यहाँ पे। तो क्या हो रहा है देखिए, सिल्वर क्लोराइड अभी का चाइना डिश में डाल दिया, कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का है। इसके बाद सनलाइट का एक्सपोजर दे दिया उसे। अब क्या ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं हम, तो सनलाइट सिल्वर क्लोराइड से रिएक्ट करती है, डिकम्पोज कर देती है, और क्या होता है, व्हाइट कलर जो है, व्हाइट कलर जो है वो ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर मेटल बन जाता है। और बाकी जो क्लोरीन थी आपके पास है ना, सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन, वो गैस बन के उड़ जाती है और बचेगा क्या, सिल्वर, जो कि ग्रे कलर का होगा सनलाइट से रिएक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ ये हो रहा है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है, ऐसे ही होता है, ये बिहेवियर करता है। और ये अबाउ रिएक्शन फोटोग्राफी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। ठीक है, अब तो डिजिटल हो गया है चीजें, तो इसे भी आप याद रखिएगा किस तरीके से आपने सिल्वर क्रिएट करा है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिए। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट के अंदर होता है फोटोलाइटिक। और एक एंडोथर्मिक पढ़ा था हमने, एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे बीकर वीकर के आप हाथ लगाएंगे, ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको। चलिए, इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिस्प्लेस कर रहे हो आप, तो बड़े आसान सी डेफिनेशन इसकी, केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element is displaced by the less reactive element from its compound। मतलब इसका कहना ये, मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस, ये बाय मतलब हटा दो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मोर रिएक्टिव का वो लेस रिएक्टिव को हटा देगा, सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ ए है, यहाँ बी सी है ना, एनालॉजी। आप क्या करोगे, आप ए और इसके अंदर रिएक्शन होगा तो बी को ये हटा दिया जाएगा और ए और सी कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, आयरन है, यहाँ कॉपर सल्फेट है। तो अब आपका क्या करेगा, आयरन आयरन इससे रिएक्ट कर देगा, फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर को ये गायब कर देगा, है ना। गायब मतलब हटा देगा। ऐसे ही Zn है, ऐसे ही लीड है, तो कॉपर सल्फेट को यहाँ पे कॉपर बार बार हटा रहे हैं हम, है ना, और ये रिएक्शन इससे हो रहा है। ऐसे ही कॉपर बार बार हटा रहे हैं, जैसे यहाँ लीड क्लोराइड है और कॉपर बार बार हट रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहा है कॉपर। कौन हटा रहा है, मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव हटा रहा है कॉपर को बार बार। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है। अब अगर ये तो एक डिस्प्लेस हुआ, अब अगर डबल डिस्प्लेस करना हो तो क्या होगा, वो आगे देखेंगे। अभी एक एक्सपेरिमेंट है, आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, ये पूरा लिखा हुआ है, उसके अंदर आपने क्या है, आयरन नेल डुबो दी, ठीक है, थ्रेड से। तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि आयरन नेल ऐसे कलर की हो जाती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कॉपर सॉल्यूशन, कॉपर कॉपर जम गया। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया और ये रिएक्ट हो गया, है ना, आयरन सल्फेट बन गया। और कॉपर किसके ऊपर जम गया, कॉपर जम गया आयरन नेल के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से हुआ। तो पहले ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, अब ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन, है ना, इस तरीके का सॉल्यूशन हो जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रिएक्शन ध्यान रखिएगा डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन भी है पूरा का पूरा कि क्या चीज हुई है। तो कंक्लूजन में ये, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा, मैंने पीछे भी दिखा रखी है आपको ये वाली रिएक्शन, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ 4 और यहाँ 4 है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी तो एक डिस्प्लेस होता है, आप दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे। कैसे होगा एनालॉजी, देखिए ए बी सी डी, तो क्या होगा, ए डी कंबाइन हो जाएंगे, बी और सी कंबाइन हो जाएंगे, तो डबल डिस्प्लेस होगा यहाँ पे। तो यहाँ डिफाइन क्या कर रहा है, दोज रिएक्शन इन विच टू
कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। तो दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, और रिएक्ट कर रहे हैं दो कंपाउंड। तो देखिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्शन किससे करेगा, बेरियम क्लोराइड से। तो ये दो हैं, ठीक। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो नए बन गए ये बिल्कुल। तो ये डिस्प्लेस हो गए, देखिए हर चीज डिस्प्लेस होनी है, डबल डिस्प्लेस हो रही है, ये भी डिस्प्लेस हो रही है, ये भी डिस्प्लेस हो रही है, तो दोनों डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये याद रखिएगा, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, इसके अंदर एक्टिविटी की भी है। हमारे पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और बेरियम क्लोराइड है, उसे भी टेस्ट ट्यूब में ले लिया, दोनों अलग अलग ले लिए। फिर उसके बाद मिक्स जैसे ही करोगे वैसे ही क्या होगा, एक्टिविटी में बता रखा है, जैसे ही मिक्स करोगे इन दोनों को ये बनेंगे। अब ये बनेंगे तो कैसे दिखेंगे, कंक्लूजन के अंदर ये दिखेगा आपको कि हमारा कंक्लूजन क्या बोलता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और क्या बनेगा, फॉर्म इनसॉल्युबल व्हाइट बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट। तो ये प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी हो गई, है ना। तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट व्हाइट, है ना, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन रहा है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, यहाँ प्रिसिपिटेट बन जाएगा और दूसरा पोर्शन NaCl बन जाएगा। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये याद रखिएगा कंक्लूजन और ये सब चीजें। इसके बाद आगे है ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज बताई जा रही है। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने ये याद रख लिया ना, बहुत इनफ होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, एडिशन हो गया, है ना, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। तो या तो ऐड कर दो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन हटा दो, या फिर नॉन मेटेलिक ऐड कर दो या फिर मेटेलिक हटा दो, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, CO2 बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहां पे देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, H2S है, Br2 है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव करके अपने में जोड़ रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन जो दे रहा है। यहाँ पे एक और मीनिंग है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा वो। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन समझ लिया, तो इसको उल्टा कर दो, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन क्या बोलता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। सिंपल है। अब इसका एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखिए नाइट्रोजन में, तो ये बन रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। ऐसे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ये हट रहा है जिंक से, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम सेम चीज लगती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, उल्टे हैं ये एक दूसरे से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, इसे रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, और आसान सा तरीका है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और पीछे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये याद रखिएगा। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ तो रिडक्शन होगा और यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो दोनों एक साथ होंगे। तो देखते हैं कैसा होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो अब देखिए यहाँ CuO है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ, ठीक है, और यहां से रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन। तो एक साथ हो गई। ऐसे यहां पे भी है, यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर से, और यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो ये हो जाएगा रिडक्शन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है मगर बड़ी आसान है, दोनों एक साथ होते हैं। अब ये जनरल लाइफ के अंदर कैसे देखने को मिलता है हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो कोरोजन होता है। कोरोजन का नाम सुना है आपने, रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा आपने। तो ये जैसे आप देखते हैं बोल्ट के ऊपर रस्ट लग गई, या फिर चांदी के ऊपर आपने ये देखा होगा ब्लैक ब्लैक हो गया, कॉपर के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये ये कोरोजन होता है। तो द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, मेटल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। सरफेस के ऊपर जैसे ही डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है एयर मॉइस्चर से, तो उसे आप बोल रहे हो कोरोजन। अब रस्टिंग कब बोलेंगे हम, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, आयरन पे ब्राउन कोटिंग हो जाएगी तो उसे रस्टिंग बोल देंगे। टर्निशिंग कब बोलेंगे, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ब्लैक कोटिंग होगी इसमें, यहाँ कोटिंग होगी उसे टर्निशिंग बोलेंगे। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ग्रीन कॉपर के ऊपर कोटिंग हो जाएगी उसे बोलेंगे पैटिना। तो आपको ये कोरोजन याद रखना है, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा आ जाता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। ऐसे ही रेंसिडिटी होता है, आलू सड़ गया, टमाटर सड़ गया, है ना। तो क्या हो रहा है ऐसा, व्हेन फैट्स एंड ऑयल स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम दे गॉट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो होता क्या है कि ये जो चीजें है ना ये ऑक्सीडाइज हो जाती है अगर बाहर खुले में रख दें तो, है ना, फैट और ऑयल्स। तो क्या होता है, ये खराब हो जाती है, खराब होने का सेंस मतलब स्मेल चेंज हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसे आप बोलते हो रेंसिडिटी, ठीक है। तो खुले में रखने से चीज खराब हो जाती है या ऑक्सीडाइज हो जाती है, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं आप रेंसिडिटी। इसे बचाने के लिए क्या करते हो आप, इन्हें बचाने के लिए फ्रीजर के अंदर रख दोगे आप, है ना, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना, नींबू मिला देते हैं। जैसे आलू को काटो और एक के ऊपर नींबू निचोड़ दो अच्छे से, और एक के ऊपर मत लगाओ नींबू, तो आप थोड़ी देर में देखोगे आलू जिसके ऊपर नींबू नहीं निचोड़ा है वो काला पड़ने लग गया, और जिसके ऊपर निचोड़ा अच्छे से लगाया है वो वैसे का वैसा ही है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि नींबू एक बहुत, लेमन एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट और स्टोरिंग फूड कहाँ पे, टाइट कंटेनर के अंदर, ताकि हवा एयर मॉइस्चर ये जा नहीं सके, और रेफ्रिजरेटर के अंदर आप रख सकते हैं इसे ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो ये वे टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ओके, ये एंड हो गया है हमारे चैप्टर का, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और आप मेरा नाम लिख दें, तो सर्च करेंगे तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, उससे आप कनेक्ट मुझसे हो सकते हैं। थैंक यू।